नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। हमारे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। नमस्कार शिव जी और संतोष पाठक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के भी तमाम दर्शकों को नमस्कार। आप तमाम लोगों का प्यार सहयोग मिल रहा है, आगे भी हम दोनों पर अपना प्यार और सहयोग बनाए रखिएगा। और आज एक बड़ा मुद्दा लेकर हम आपके सामने आए हैं। जी शिव जी। आज हम चर्चा करेंगे चुनाव आयोग पर। आज आपने देखा होगा सोशल मीडिया में तरीके के मीम्स वायरल हो रहे हैं। ऐसी चीजा लेदर होते आपने कभी ना सुनी होगी। आज पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त तो टीएन शेषन, जिन्हें चुनाव का पुरोधा कहा जाता है, उनका भी वो इंटरव्यू वायरल होता है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं भारत सरकार का चुनाव आयुक्त नहीं हूं, मैं भारत का मुख्य चुनाव निर्वाचन अधिकारी हूं। आपको याद होगा कि एक विधानसभा का वोटिंग का मामला आया जिसे माधेपुरा और उसके पूरे खुलासा 7 फुट ऊंचे प्रपत्रों का ढेर, उसमें से वो सच जो राहुल गांधी ने पीसी में पूरी पीपीटी बना के प्रस्तुत किया। आपको याद होगा चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो पीपीटी का तो जिक्र कर रहे थे, लेकिन राहुल गांधी के नाम का जिक्र नहीं कर रहे थे। और एक और बड़ी खास बात बता दें कि इस पूरे प्रकरण में सीएसडीएस के मुखिया सरबराहकार संजय गुप्ता जी के खिलाफ भी 2 जगह एफआईआर हो गई। ये सारे प्रपंच रचे क्यों जा रहे हैं? राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर कराओ, झंझट खत्म, जेल भेजो, काम खत्म एक ही बार में। बार बार क्यों इधर से उधर, उधर से इधर? अब इस राहुल का जो खुलासा है, इस पर एक बड़ी खबर आई है जिसे लेकर संतोष पाठक जी अब आपके सामने बताएंगे क्या है बड़ी खबर। बड़ी खबर है, पूरी खबर सुनिए। आप हैरान रह जाएंगे कि इस देश में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। एक ईमानदार सरकार किस तरीके से झूठ का लवादा ओढ़कर सड़क पर सरेआम घूमती फिर रही है। मैं ईमानदार, मैं ईमानदार, मैं ईमानदार। ईमानदार को कभी ये कहने की जरूरत पड़ती नहीं है कि मैं ईमानदार। चलिए बताइए पाठक जी, क्या खबर है खास? देखिए, बिल्कुल चर्चा की शुरुआत करेंगे और चर्चा की शुरुआत करने से पहले जरा बता दूं कि संसद के मानसून सत्र का आज एक तरह से समापन हो गया है और बड़ा दिलचस्प है। थोड़ा सा दर्शकों को बता देता हूं कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि उन्होंने प्रारंभ में तय किया था कि 120 घंटे चर्चा करेंगे, लेकिन 37 घंटे ही चर्चा कर पाए और उसका भी एक बड़ा हिस्सा जो गया वो ऑपरेशन सिंदूर पर गया। अब सदन होता है विपक्ष के मुद्दे उठाने के लिए, लेकिन विपक्ष को मुद्दे उठाने का मौका दिया नहीं जाता। एसआईआर पर चर्चा करवाई नहीं गई। अब ठीकरा वो विपक्षी राजनीतिक दल पर फोड़ रहे हैं। इस बीच इंडिया गठबंधन यानी विपक्षी गठबंधन की तरफ से जो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे, उन्होंने आज पर्चा भर दिया उपराष्ट्रपति पद का। सोनिया गांधी ने खुद मोर्चा संभाल लिया। शरद पवार, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, रामगोपाल यादव समेत तमाम नेता वहां पे नजर आए। लेकिन 7 अगस्त की तारीख में याद दिलाना चाहूंगा दर्शकों को। सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज 21 अगस्त की तारीख है। 7 अगस्त इस देश में संवैधानिक पद पर बैठे लोकसभा में विपक्ष के नेता, कांग्रेस पार्टी के पास अपने तो 99-100 लोकसभा सांसद, लेकिन पूरे विपक्षी गठबंधन को मिला लिया जाए तो 234 सांसदों का नेतृत्व वो अगुवाई वो करते हैं। उन्होंने बाकायदा प्रेजेंटेशन दिखाकर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कोई मंच पर मौजूद नहीं, एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने तो हमें डेटा नहीं दिया रीडेबल और सर्चेबल फॉर्मेट में, लेकिन हमने उसको कन्वर्ट किया और सिर्फ एक लोकसभा की एक विधानसभा का डेटा कन्वर्ट करने में हमें 6 महीने लग गए। बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा का जिक्र उन्होंने किया, उसकी एक महादेवपुरा विधानसभा का जिक्र उन्होंने किया और ये कहा कि वहां जो वोटों की हेराफेरी हुई, जो मतदाताओं की हेराफेरी हुई, जो वोटों की चोरी हुई, उस चोरी के आधार पर नरेंद्र मोदी सरकार बनी है। वो एक विधानसभा का डाटा, एक सैंपल साइज उन्होंने रखा और उन्होंने कहा कि अगर चुनाव आयोग हमें रीडेबल और सर्चेबल फॉर्मेट में दे देता तो शायद हम सबकी सब तमाम लोकसभाओं का डाटा आपके सामने रख देते, लेकिन उसके बावजूद भी हमने मेहनत की। और राहुल गांधी ने दावा किया कि 25 सीटों पर गड़बड़ी की संभावना आशंका है, लेकिन उसके बाद जैसे बनारस की खबरें निकलकर सामने आई, वाराणसी संसदीय क्षेत्र की, कई अन्य लोकसभा क्षेत्रों की खबरें निकलकर सामने आई, बीजू जनता दल का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग के दरवाजे पहुंच गया, समाजवादी पार्टी ने याद दिलाई, तो फिर ये सूत्रों के हवाले से निकल के आने लगी कि 70 से ज्यादा सीटें होंगी और जिस दिन
इस वोट चोरी को एक बड़ा मुद्दा बनाकर राहुल गांधी बिहार के सासाराम की धरती से वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत करने जा रहे थे। उस दिन देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार सामने आए और बजाय राहुल गांधी द्वारा किए गए विस्फोटक खुलासे की जांच करवाने की बात कहने के, उन्होंने कहा कि हमें या तो राहुल गांधी शपथ पत्र के साथ दे या फिर 7 दिनों में देश से माफी मांगे, नहीं तो हम मान लेंगे कि जो आरोप वो लगा रहे थे वो अनर्गल लगा रहे थे। तो चुनाव आयोग के मना करने के बाद, देश के मुख्य चुनाव आयुक्त के मना करने के बाद, एक राजनीतिक पार्टी बन जाने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चला गया है। और सुप्रीम कोर्ट में मैं चाहूंगा कि आपको खबर भी अगर हमारे स्क्रीन पर हमारे दर्शकों को दिखा सके, विस्तार से इस खबर को जो है वो सत्य हिंदी प्लेटफॉर्म ने उसको विस्तार से इस खबर को रखा है सामने, और हेडलाइन देख लीजिए। महादेवपुरा वोटर सूची में हेरफेर के राहुल के आरोपों का केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, अब क्या होगा? ये खबर है और सत्य हिंदी ने बहुत ही विस्तार से इस खबर को सामने रखा है। एक दो और वेबसाइट ने भी इसको छापा है। मैं जरा अपने दर्शकों की सुविधा के लिए इसको बता देता हूं कि इस मामले में चुनाव आयोग पर उन्होंने आरोप लगाया, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर उन्होंने आरोप लगाया, और अब कल जो है ये जनहित याचिका दायर की गई और इसमें क्या क्या मांग की गई है, मैं तीन चार चीजें, हम इसको हटा सकते हैं, तीन चार चीजें अपने दर्शकों को जरा बता दूं कि क्या क्या मांग की गई। राहुल गांधी ने 7 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट के तहत आने वाले महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में 1,250 फर्जी वोटों के जरिए चुनाव की चोरी का आरोप लगाया था। और ये जो चुनाव की चोरी का आरोप लगाया था, तथ्यों के साथ उन्होंने रखा था और उन्होंने 5 तरीके बताए। ये राजनीतिक दलों के नेताओं के लिए भी जानना बहुत जरूरी है, कार्यकर्ताओं के लिए भी जानना बहुत जरूरी है। पहला, डुप्लीकेट मतदाता। दूसरा, फर्जी या अमान्य पते। तीसरा, एक ही पते पर सामूहिक मतदाता। चौथा, अमान्य तस्वीरें। और पहली बार मतदाता पंजीकरण के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म 6 का दुरुपयोग। और राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि 10-15 वर्ग फुट के घर में 80 मतदाता पंजीकृत थे और एक शराब की दुकान जैसे व्यावसायिक प्रतिष्ठान में 68 मतदाता पंजीकृत दिखाए गए थे। बाद में एक न्यूज चैनल वहां पहुंचा, उन्होंने खुलासा किया कि वो जो घर था वो भारतीय जनता पार्टी के नेता का। और 20 अगस्त को जो जनहित याचिका दायर की गई, इसमें सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि चुनाव आयोग तो आगे बढ़ नहीं रहा, तो सुप्रीम कोर्ट एक एसआईटी का गठन करे, एक विशेष जांच दल का गठन करे, और ये जो जांच हो जिसकी अध्यक्षता हो वो कोई पूर्व जज करे, ताकि राहुल गांधी द्वारा, विपक्ष के नेता द्वारा, संवैधानिक पद पर बैठे गए एक व्यक्ति के द्वारा जो आरोप लगाए गए थे उनकी निष्पक्ष जांच हो सके। और याचिका में जो तर्क क्या दिया गया, ज्ञानेश कुमार साहब को भी सुनना चाहिए। याचिका में तर्क दिया गया है कि मतदाता सूची में हेरफेर जैसे मामले संविधान के तहत नागरिकों के एक व्यक्ति एक वोट के अधिकार को कमजोर करते हैं और इसलिए इसकी गहन जांच जरूरी है। याचिकाकर्ता ने चुनाव आयोग की पारदर्शिता, जवाबदेही और ईमानदारी सुनिश्चित करने वाले बाध्यकारी दिशा निर्देश बनाने की भी जिम्मेदारी दी, ताकि ज्ञानेश कुमार जैसे आयुक्त अभी भी जो बने हैं और आगे उन जैसे आयुक्त, चुनाव आयुक्त आएंगे तो वो खेल न कर सके, और स्वतंत्र रूप से जांच की मांग की गई। और क्या कहा गया है कि मतदाता सूची में एक एक संविधान के अनुच्छेद बता रहा हूं, मतदाता सूची में इस तरह की हेराफेरी संविधान के अनुच्छेद 326 यानी वयस्क मताधिकार और अनुच्छेद 324 यानी निर्वाचन आयोग द्वारा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों का संचालन और अनुच्छेद 14 व 21 यानी कानून के समक्ष समानता और लोकतांत्रिक शासन में सार्थक भागीदारी के अधिकार का उल्लंघन करती है। और एक और जवाब, गणेश कुमार कह रहे हैं शपथ पत्र क्यों नहीं देते, उसका जवाब भी इस याचिका में दिया गया है। इसमें कहा गया है कि चुनाव आयोग द्वारा जो शपथ पत्र पर जो मांगा गया है वो सही नहीं है, क्योंकि एक्सपर्ट लोगों का मानना है कि पंजीकरण नियम इस स्थिति में लागू नहीं होता। वो जो चुनाव आयोग कह रहा है वो पंजीकरण नियम, पंजीकरण नियम क्या कहता है कि ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर शिकायतों की आपत्ति के लिए शपथ पत्र पर आप दे सकते हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव तो 2024 में हुए, जाहिर सी बात है कि समय निकल गया, लेकिन ये मुद्दा बड़ा है, गड़बड़ी हुई है। तो क्या आप तकनीकी पहलुओं का सहारा लेते हुए, तकनीकी नियमों की आड़ लेते हुए क्या जांच से बचने की कोशिश चुनाव आयोग कर रहा है? तो कह रहे कि शपथ पत्र का तो यहाँ पर कोई प्रावधान लागू ही नहीं होता, ये एक तरह का विशेष मामला है। बड़े स्तर पे गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है और इस बड़े स्तर पर गड़बड़ी का जो आरोप लगाया गया है, इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एक एसआईटी ही सही तरीके से कर सकती है, जिसकी अध्यक्षता या जिसकी निगरानी कोई पूर्व जज करे। तो अब सुप्रीम कोर्ट के पाले में चली गई है गेंद, जस्टिस गवई साहब के पाले में चली गई है। सुप्रीम कोर्ट एसआईआर पर तो बड़ा आदेश दिया था,
इस पे देखते हैं कि कौन सा बड़ा आदेश दिया था। चुनाव आयोग को लगातार चुनौती दे रहे थे राहुल गांधी की, ठीक है मेरे खिलाफ कार्रवाई करके दिखा लो। अब ज्ञानेश कुमार साहब की हिम्मत तो नहीं हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर पूछेगा तो फिर कहां भागेंगे देश के मुख्य चुनाव आयोग। जय शिव जी। चुनाव आयुक्त साहब कहां कहां तक भाजेंगे? चुनाव आयुक्त को पूरा देश खोज रहा है। बिहार में वोटर लिस्ट बनी है, अभी बिहार का मसला चल रहा था। उड़ीसा में वोट नहीं है। अब आप देखिए उड़ीसा में अब SIR होगा। ना विधानसभा चुनाव होना है ना लोकसभा चुनाव होना है, क्योंकि विपक्ष के दबाव में आ गए। तो अब कहां जाएंगे? जहां अपनी खुद की सरकार है, कोई विवाद न हो, कोई बात न बने। बंगाल रुक गए, बंगाल नहीं कर पाए। बंगाल में चुनाव है, बंगाल करना चाहिए। त्रिपुरा में है, आसाम में है चुनाव, पंजाब में है चुनाव आने वाले टाइम में, यूपी में है चुनाव आने वाले टाइम में। कहां गए? उड़ीसा। चुनाव आयोग की जितनी मखौल बीते 10 दिन में बनी है, मुझे नहीं लगता, आपका अपना भी लंबा अनुभव और कार्यकाल है, ऐसे ही दो दो कौड़ी की, वो कह देते हैं देहात में कहावत, अरे भैया उसकी तो दो दो कौड़ी की हो गई। ऐसी दो दो कौड़ी की आपने होती कभी नहीं सुनी होगी। राह चलते आदमी ने भी अपना मीम बना लिया। कोई लैट्रिन में बैठ के फोटो बना रहा है, तो कोई मुंह झांप के कह रहा है कि नहीं नहीं मेरी निजता का मामला है, मेरा फोटो मत लीजिए। अब तो कई पहला पत्रकार खुल के सामने आ गए, वो लोग जो लोग भाजपा के लिए काम करते थे। अंतरात्मा जाग गई चुनाव आयुक्त की बैठक TC में सबकी, सबने सवाल दाग दिए। चुनाव आयुक्त ने बड़ा धैर्य दिखाते हुए मेज भी थपथपाई, मेज पीटी भी, बड़ी गंभीर में कहा कि मैं अपने वोटरों की इंसल्ट नहीं होने दूंगा, मैं उनकी गरिमा के लिए लड़ जाऊंगा, और चुनाव आयोग के ढेर सारी बातें की। लेकिन कुल मिला के राहुल गांधी के या आम जनमानस के मुद्दे पर क्यों नहीं आते? कोई आपसे पूछ रहा है कि संतोष पाठक जी आप कितने बजे प्रोग्राम करेंगे, तो आप उसे बता देंगे कि हम 5 बजे वीडियो डालते हैं, हम 4 बजे डाल देंगे। लेकिन आप ये थोड़ी कहेंगे जब मौका होगा तब डाल देंगे। अगर आपका वो दर्शक आपके, जिसके प्रति आप लाइबिल हैं, जिसके प्रति आप जिम्मेदार हैं, भारत का निर्वाचन आयोग तो भारत की जनमानस के लिए जिम्मेदार है, ना कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए, ना कि वो कांग्रेस के लिए। अगर आम नागरिक भी सवाल करेगा, राहुल गांधी, अखिलेश यादव अब क्या कह रहे हैं कि 18,000 एफिडेविट में अगर 14 एफिडेविट का जवाब दे दिया तो 17,986 का कौन देगा? ये तो उसका कुछ 0% मात्र भी नहीं है। और वो भी कब? 2022 के एफिडेविट का जवाब कब? 2025 में। तो चुनाव आयोग तो कहते नहीं वो सिकंजे में फंस गए हैं, चक्रव्यूह में मोदी जी ने धकिया के घुसेड़ दिए कि तुम अंदर घुस जाओ, एक दो दीवार तोड़ना निकाल लेंगे हम। लेकिन कल खुद शाह साहब के ऊपर कागज फेंक दिए। शाह साहब कह रहे हैं कि तुम्हारे दोनों चक्कर में हम फंस गए, हमारा एक जलवा था, एक रुतबा था, चाणक्य थे हम, हमारी चाणक्य धारी रह गई। कल सबने कागज फेंक दिए, और फिर उस पर भी पता नहीं क्या मोदी जी ने कहा, किसने कहा, वो कंगना रनौत ने PCO कर दी कि तुम कागज की बात कहते हो, पत्थर फेंके गए थे। अब बताओ, उनका ही खास आदमी, उनका अपना आदमी बाहर आके कह रहा है तुम यार कागज की बात कह रहे हो, पत्थर मारे गए। ऐसी छीजा लेकर नहीं हुई। सदन आज अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया। अब विपक्ष पूरी तरीके से फ्री हो गया आज। पाठक जी बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात। अब विपक्ष पूरी तरीके से फ्री है। आधे तो मिलेंगे आपको बिहार में, और आधे मिलेंगे उपराष्ट्रपति पद के चुनाव प्रचार में, और बच गए वो जुट जाएंगे कि बाबू हाथ कैसे आए। बाबू हाथ आ गए तो सर भी चित हो जाएंगे, सर भूल जाएंगे करना, और सर ढूंढते फिरेंगे कहां है बाबू। इस बात का जवाब चाहिए संतोष जी। देखिए, आपने कई सारे मुद्दे एक साथ उठा दिए। सबसे पहली बात तो कंगना रनौत ने जो कहा ना, उसके बाद तो अमित शाह साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट सिक्योरिटी में से पार्लियामेंट सिक्योरिटी पर्सनल को हटाकर CISF को लगा दिया गया। CISF का कंट्रोलिंग कमांड किसके पास है? गृह मंत्रालय के पास है। तो पत्थर अंदर गए कैसे?
यानी कंगना रनौत ने तो एक तरह से अमित शाह को बेनकाब कर दिया। आप दूसरी चीजों पे आते हैं। आपने उड़ीसा का जिक्र किया। ऐसा लग रहा है बार-बार ये सवाल क्यों उठ रहा है कि चुनाव आयोग हो, केंद्र सरकार हो, ये मिलकर क्यों काम कर रही है? अभी क्रिकेट का बहुत ज्यादा जिक्र चल रहा है। पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात करने वाले अब एशिया कप में पाकिस्तान के क्रिकेट के साथ खेलने जा रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ। 3 मैच होने की बात कही जा रही है। अब बायकॉट करने की, बहिष्कार करने की हिम्मत नहीं हो रही है। कई सारे अजीब-अजीब तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। तो मैं जरा क्रिकेट की भाषा में बताता हूँ कि क्रिकेट की टीम जब जीतती है, जब फील्डिंग करती है तो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के साथ होता है कि कौन गली में लगेगा, कौन बैट्समैन के पीछे लगेगा, कौन विकेट कीपिंग करेगा, कौन बाउंड्री पर जाकर लगेगा। ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल फोन किया उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। हॉस्पिटल में एडमिट थे, बाद में वो हालांकि डिस्चार्ज होकर आ गया, अभी स्वस्थ है। किस लिए फोन किया था पता है? स्वास्थ्य का लाभ ले रहे थे, स्वास्थ्य की जानकारी ली और साथ ही उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए समर्थन भी मांग लिया, क्योंकि वो किसी गठबंधन में शामिल नहीं। अब बताइए, समर्थन मांगने का जिम्मा किसको दिया था? राजनाथ सिंह को। राजनाथ सिंह को शर्म आ गई कि अरे अभी भी तो उड़ीसा में हराया हमने गलत तरीके से इस्तेमाल करके। बीजू जनता दल आरोप लगा रहा है, उनके डेलीगेशन ने चुनाव आयोग से भी मुलाकात की कल। तो राजनाथ सिंह ने कहा नहीं नहीं साहब, मुझे बखस दो, अब इतना ज्यादा भी बेशर्मी पर नहीं उतर सकता। तो नरेंद्र मोदी साहब ने खुद ही फोन मिला दिया। अब वहां से कोई संतोषजनक जवाब मिला नहीं होगा, तो फिर खबर आ गई कि चुनाव आयोग उड़ीसा में एसआईआर करवाए। समझिए कि साहेब को जवाब नहीं मिला तो दूसरे वाले कार्यालय से उठ के आ गए और उन्होंने एक नया आदेश जारी कर दिया। इसको कहते हैं मिली जुली प्लानिंग, इसको कहते हैं मिलजुल कर काम करना। अब इसमें आगे देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया, सुप्रीम कोर्ट को कई सारे तथ्यों पर विचार विमर्श करना होता है। टीएन शेषन साहब याद आ रहे हैं? टीएन शेषन साहब भी तो अधिकारी ही थे ना। अभी जो देश के मुख्य चुनाव आयुक्त थे अधिकारी हैं, दोनों चुनाव आयुक्त अधिकारी हैं। जाहिर सी बात है कि व्यवस्था ऐसी है कि अधिकारी उस पोस्ट पर बैठेंगे, लेकिन जब आप संवैधानिक पद पर बैठ जाते हैं तो आपको अपना रुतबा दिखाना होता है, ताकत दिखानी होती है, निष्पक्षता दिखानी होती है। संविधान निर्माताओं ने यही सोचा था, लेकिन आप एक पक्ष के पक्षकार बन गए हैं तो फिर न्याय के आस के लिए लोग सुप्रीम कोर्ट ही जाते हैं और वहां सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की गई और अब ये पिटारा खुल जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया और इस याचिका को स्वीकार करके एसआईटी, पूर्व जज की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन कर दिया, या फिलहाल नहीं भी किया, पहले तो नोटिस जारी करेंगे चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग से उनका पक्ष पूछा जाएगा। अब उसमें अगर हठधर्मी करके ये कहेंगे कि शपथ पत्र क्यों नहीं देते, तो फिर वो सवाल उठेगा। उसका पहले ही उन्होंने कह दिया एफिडेविट में, जो याचिका दायर की है उसमें कहा कि वो तो शपथ पत्र वाला तो नियम लागू ही नहीं होता, वो तो 30 दिन के अंदर लागू होता है। तो चुनाव आयोग के तर्क की काट भी इस याचिका में खोज ली गई। जहां तक सीएसडीएस का मामला है, वो आंकड़े अलग थे, ये वाले आंकड़े अलग हैं। राहुल गांधी सीधे-सीधे कह चुके कि चुनाव आयोग का डेटा उठाकर उसको उन्होंने रीडेबल और सर्चेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया और उसके बाद ये डेटा दिखा। अब मान लीजिए एसआईआर की तरह अगर सुप्रीम कोर्ट आदेश दे दे कि आप तमाम लोकसभाओं का डेटा सर्चेबल और रीडेबल दोनों फॉर्मेट में दे दीजिए, आप एक नाम डालेंगे तुरंत निकल के सामने आ जाएगा, आपकी पोल पट्टी खुल जाएगी। तो ये याचिका जो दायर की गई है 20 अगस्त, अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण याचिका है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निश्चित तौर पर तमाम लोगों की नजर बनी हुई होगी। और दूसरा, जो आपने उपराष्ट्रपति चुनाव का जिक्र किया, इससे पहले हमने एक स्टोरी मैंने बनाई है, अगर दर्शक चाहे तो उस पर जाके देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन को तोड़ने की कैसी कोशिश की जा रही है। और बहाना ऐसा लगता है कि अमित शाह ने सेल्फ गोल कर दिया। इस समय जो उन्होंने कल बिल पेश किया, हंगामा हुआ, कागज फाड़ के फेंके गए। अब अपोजिशन उसी बिल का इस्तेमाल करके चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार तक संदेशा पहुंचा रहा है कि भैया ये तो खेल हो गया आपके साथ, आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है, आपको डराया जा रहा है। इससे पहले कि ये बिल जेपीसी से पास होकर बिल बन जाए और आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाए, आपका सपना तोड़ दिया जाए, आपसे मुख्यमंत्री का पद छीन लिया जाए, कम से कम अब तो जाग जाइए। तेलुगु प्राइड, आंध्रा प्राइड की बात भी कही जा रही है और 39 सांसदों पर नजर है। ये भी दर्शकों को बता देता हूं कि 39 सांसदों पर नजर है, क्योंकि सिर्फ 34 सांसदों का बहुमत एनडीए गठबंधन के पास है। तो 16 सांसद तेलुगु देशम पार्टी के यानी चंद्रबाबू नायडू के जो लोकसभा के हैं और 2 सांसद राज्यसभा के हैं, और पवन कल्याण जनसेना पार्टी 2 सांसद लोकसभा के हैं। तो 18 और 2 20। इनको कहा जा रहा है कि भाई आंध्र प्रदेश का उम्मीदवार खड़ा है, आंध्र प्रदेश में पैदा हुआ उम्मीदवार खड़ा है, आप तेलुगु उम्मीदवार को छोड़कर तमिलनाडु के उम्मीदवार को समर्थन करो। वही मोदी जी वाला जो इमोशनल दाव था, वो कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी अब इमोशनल दाव एनडीए गठबंधन के साझेदार चंद्रबाबू नायडू पर और पवन कल्याण पर खेल रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब बिहार के दौरे पर जाने वाले हैं। उससे पहले ही नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का फिर एक बयान आ गया कि मुख्यमंत्री के उम्मीदवार तो पिताजी ही हैं। यानी वो भी अल्टीमेटम दे दिया कि इस बार बिहार आओगे तो बिल्कुल घोषणा करके जाना मंच से कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, नहीं तो जनता दल यूनाइटेड के लोकसभा के 12 और राज्यसभा के 4 सांसद, ये 16 सांसद भी खेला कर सकते हैं। और फिर जाठों की राजनीति करने वाले, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति करने वाले जयंत चौधरी के पास 2 लोकसभा और 1 राज्यसभा, 3 सांसद है। तो तेलुगु देशम पार्टी के 18, नीतीश कुमार के 16, जनसेना पार्टी के 2 और जयंत चौधरी की पार्टी के 3, इन 39 सांसदों पर विपक्षी गठबंधन की नजर है। और इन 39 सांसदों का अगर वोट विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार को चला जाता है तो फिर एनडीए के पास सिर्फ 386 बच जाएंगे। और ऐसी हालत में उनके उपराष्ट्रपति के चुनाव को, उनके उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार को चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ेगा। तो इस तरह की तैयारी विपक्षी गठबंधन ने कर ली है। 386 पर आ जाएंगे, बहुमत के लिए आपको 391 का आंकड़ा चाहिए। तो ये विपक्ष घेरेबंदी कर रहा है। और कल अमित शाह जो बिल लेकर आए, वो बिल अपने आप में कहीं न कहीं विपक्ष की रणनीति को साकार करता हुआ नजर आ रहा है। अखिलेश यादव, जैसे कि आपने कहा कि विपक्ष के नेता खाली हो गए, अखिलेश यादव 28 अगस्त को मेरे गृह जिले में जा रहे हैं, बिहार के सीतामढ़ी में। अयोध्या में समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद जीते, बीजेपी की हार हुई। भगवान राम की नगरी वालों ने तो बीजेपी को बाहर कर दिया। अब सीता मैया की नगरी की बारी है। अखिलेश यादव ने बड़ी ही रणनीति से सीतामढ़ी जिले का चयन किया है, जहां वो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होंगे। तो एकजुट इंडिया गठबंधन सुप्रीम कोर्ट में याचिका, और राहुल गांधी की टीम अभी 25 के लगभग लोकसभा सीटों के डेटा को और ज्यादा खंगाल रही है। ज्ञानेश कुमार साहब के लिए छुपने की जगह नहीं बचेगी। और सुप्रीम कोर्ट अगर इस मामले में कोई अंतिम फैसला, कोई बड़ा फैसला नहीं लेता है, चुनाव आयोग को नोटिस जारी नहीं करता है, तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट को जस्टिस गवई साहब को तैयार रहना चाहिए कि आने वाले दिनों में राहुल गांधी और भी कई लोकसभा सीटों का डेटा इसी तरह से सामने रखकर पूरी की पूरी चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए नजर आएंगे। जी शिव। अब कौन किस पर सवाल उठाएगा और कौन किस पर बवाल उठाएगा, ये घमासान मचना तय है। क्योंकि अब संसद का सत्र समाप्त हो गया, समापन हो गया आज। और आज भी जब मोदी ने एंट्री की तो विपक्षी लोगों ने पूरी तरीके से उनकी हूटिंग कर दी। मुझे लगता है अब तक एक लोगों में भय था कि अमित शाह एक तेज तर्रार गृह मंत्री हैं, किसके खिलाफ क्या कार्रवाई करा देंगे, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन कल के बाद ये मिथक टूट गया संतोष जी। मैं आपको बड़ी गंभीर बात बता रहा हूं, कल ये मिथक टूट गया। अब इस मिथक के भय में कोई नहीं आएगा। धीरे धीरे उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद बड़ी आपको हलचल तेज होती दिखेगी। यूपी को लेकर, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, क्या यूपी में मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जाएगा, इसको लेकर किस किस राज्य के मुख्यमंत्री बदले जाएंगे या प्रधानमंत्री बदला जाएगा, क्योंकि वो डेट आ रही है 17 सितंबर। तो इन सब चीजों पर जैसे जैसे हमें जानकारी मिलती जाएगी हम आपके समक्ष लाते रहेंगे। लेकिन इस जानकारी को आगे बढ़ाना आपकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं, परम कर्तव्य है। सच आगे आएगा तभी जब आप शेयर करेंगे, वीडियो आगे बढ़ाते रहें, ताकि हम लोग लगातार आपको उत्साहित होकर खबरें और सच्ची परोसने का प्रयास करें। हम सच छुपाते नहीं है, आगे बढ़ाते हैं। फिर आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि उस सच को आगे बढ़ाएं। फिलहाल इस शिव जी प्रोग्राम को जाते जाते दो चीज, शिव जी जाते जाते दो चीज दर्शकों से मैं कहूंगा कि कमेंट करके हमें दो चीज बताएं कि जब उपराष्ट्रपति चुनाव में नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को अन्य तरीकों से भी बनाया जा सकता था। कल अमित शाह ने जो 3 बिल पेश की, वो सरकार के फायदे के लिए बिल था या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बड़ी हार की तरफ ढकेलने वाला बिल था? इस सवाल का भी जवाब दर्शकों को देना चाहिए। और दूसरी चीज, ये नहीं कि विपक्ष ने फाड़ के फेंके कागज, ये नहीं कि विपक्षी सांसदों ने हुटिंग की, ये था कि सदन में संख्या बल कम हो जाने के बावजूद विपक्षी सांसदों की हुटिंग की आवाजें सुनाई दे रही थी और भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के मुंह से आवाज तो निकल रहा था। वो प्रधानमंत्री को दिखा तो रहे थे कि साहब हम भी नारा लगा रहे हैं, लेकिन उस आवाज में जान नहीं थी। तो वो जान किसने छीन ली? किसने कहा भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को कि अरे अब इतना बचाव करने की जरूरत नहीं है? इन दो सवालों के जवाब मैं दर्शकों से कहूंगा कि आप जरूर दीजिएगा। और हम भी इस पर, मैं खोजबीन पे लगा हूं, थोड़ा सा
कुछ समय बाद हो सकता है आज या कल हम इस पर एक वीडियो करें कि क्या जानबूझकर मोदी को अब परेशान किया जा रहा है ताकि उनको याद दिलाया जा सके कि साहब अगस्त का महीना बीतने वाला है, सितंबर का महीना आने वाला है, झोला उठाने की तारीख आ गई है। अब भी झोला नहीं उठाएंगे तो इसी तरह से आपको सदन के अंदर बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा और सदन के बाहर भी करना पड़ेगा। जी, शिव जी। तो दर्शकों से कहूँगा कि वो ज़रूर हमें कमेंट करके बताएँ और जैसा कि शिव जी ने अपील की है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें, तो आप तमाम दर्शकों से कि अगर आप नए दर्शक भी हैं, हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर जुड़ रहे हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए। पुराने दर्शक भी हैं, तो वीडियो देखिए और नए पुराने दोनों दर्शकों से कहूँगा, कमेंट ज़रूर कर दिया करो। आपका जो कमेंट है ना, चाहे वो सही हो या गलत हो, सभ्य भाषा में, वो हमारा हौसला बढ़ाता है। हमारी गलती है तो हमारी गलती बताइए, अगर आप हमसे सहमत हैं तो ये बताइए कि आप हमसे सहमत हैं और सहमत हैं तो क्यों हैं और सहमत नहीं हैं तो क्यों नहीं? चलिए, संतोष जी, आपका बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर अगले कार्यक्रम के साथ हाज़िर रहेंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत-बहुत धन्यवाद और नमस्कार।